अमेरिका का ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर वाकई में एक बहुत जरूरी अपडेट है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा सेवा अलर्ट पर है और डोनाल्ड ट्रंप से कह रही है कि वे अधिक समय बंकर या किसी सुरक्षित जगह पर रहें। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए नया ठोस प्लान बनाया है और अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भीड़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति को मार डालने की मांग की। इस दौरान ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरानी कभी भी उनकी हत्या कर सकते हैं और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्थिति में अमेरिका को क्या करना चाहिए। ये सब उसी वक्त हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो गया। दोनों देश फिर से रॉकेट हमलों का आदान प्रदान कर रहे हैं। विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन अभी हथियार लोड कर रहा है और अमेरिकी मीडिया फिर से गिनती कर रहा है कि क्षेत्र में कितने अमेरिकी सैनिक हैं और क्या वे जमीनी अभियान के लिए पर्याप्त हैं। इस एपिसोड में हम क्रम से समझेंगे कि पिछले 48 घंटों में क्या हुआ, ट्रंप की हत्या का खतरा कितना वास्तविक है और अब उस युद्ध का क्या होगा जिसे ट्रंप ने 1 महीने पहले ही खत्म घोषित कर दिया था। आज ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने युद्ध के सभी लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिए हैं, यहां तक कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की अनुपस्थिति भी। मेरा नाम एलेक्सई पिची है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आप खुद सब्सक्राइब करें तो मैं आभारी रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे अपने कमेंट्स लिखें। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हैं। पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जानकारी दी, फिर CNN ने पुष्टि की। इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका को खुफिया जानकारी दी है कि ईरान ने हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इस बारे में 2 सूत्रों ने जानकारी दी है जो इस स्थिति से परिचित है, लेकिन उन्होंने एक अहम जानकारी नहीं जोड़ी। ये ठीक उसी समय तनाव की एक और परत जोड़ता है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता टूटने की कगार पर है। लेकिन यहां मुख्य शब्द है विशिष्ट। एक सूत्र ने स्पष्ट किया कि यह चेतावनी इसी हफ्ते आई थी, जबकि दूसरे ने यह समझाया कि जैसा कि कहा जाता है पृष्ठभूमि के शोर कि ईरान ट्रंप को खत्म करने जा रहा है और असली खतरे के बीच क्या फर्क है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका को ट्रंप की संभावित हत्या की योजनाओं के बारे में लगातार खुफिया जानकारी मिल रही थी, लेकिन इजराइल से आई चेतावनी नई थी और ये एक विशिष्ट साजिश से जुड़ी थी, यानी यहां एक ठोस साजिश की बात थी। योजना के विवरण अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ईरान के बड़े शहरों के चौकों पर, जैसे आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के समय, ईरानी भीड़ ने ट्रंप की हत्या की मांग वाले बड़े बड़े बैनर फैला रखे थे। ईरान के छिपे शासन ने अफवाह फैलाई कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इनाम देने को तैयार है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या के लिए करोड़ों का इनाम है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमकी पर अपनी खास शैली के दम्भ और उदासी के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, उद्धरण, वे अमेरिका के नेता को हटाना चाहते हैं, यानी मुझे। मैं हर सूची में हूं। आज सुबह भी देखा, मैं हर सूची में हूं। और अब तक शायद मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी रही है, लेकिन हो सकता है कि यह किस्मत ज्यादा देर तक ना चले। और आगे ट्रंप का वो खास अंदाज है जो उनके मूड के बारे में बहुत कुछ बताता है। उद्धरण, ये बुरे बीमार लोग हैं और हमें इस कैंसर को जड़ से खत्म करना होगा। जानते हैं कैंसर के साथ क्या करना चाहिए? कैंसर को शुरुआती चरण में ही काट देना चाहिए, यही मैं महसूस करता हूं। और बाद में उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें एक नई सूची के बारे में पता चला है जिसमें वो ईरान की नंबर 1 मुख्य लक्ष्य के रूप में दर्ज हैं। और आज ही 10 जुलाई को ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले ही अपनी पूरी टीम, पूरी प्रशासन को आदेश दे दिया है कि अगर उन पर हत्या का प्रयास सफल होता है तो ईरान पर बमबारी कर दी जाए। यानी ट्रंप सच में ऐसे हालात से डरते हैं? ईरान और ट्रंप के मामले में इसके पीछे हत्या की कोशिशों की एक लंबी और अच्छी तरह से दर्ज की गई कहानी है। और ईरानी शासन की ट्रंप से नफरत कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। ट्रंप को मारने की इच्छा और इसे करने की कोशिशें युद्ध से काफी पहले शुरू हो चुकी थीं। इनकी जड़ें जनवरी 2020 में जाती हैं, जब अमेरिकी हमले में ईरानी स्पेशल यूनिट कुद्स के कमांडर कासेम सुलेमानी मारे गए थे। तब से तेहरान ने बदला लेने की कसम खाई है, और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं। खास तौर पर
संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग में इन 6 वर्षों में कई खास ऑपरेशनों का पता लगाया और उन्हें नाकाम किया। 2022 में ही आरोप दायर किए गए थे। ईरानी नागरिक शाहराम परसोफी पर आरोप लगाए गए कि उसने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के सिर की कीमत $3 लाख रखकर साजिश रची थी। साथ ही $1 मिलियन इनामी राशि के साथ पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ को भी निशाना बनाया गया। नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग ने हत्या की एक सक्रिय साजिश का आरोप सार्वजनिक किया। यह भाड़े पर हत्या की साजिश थी जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने निर्देशित किया था। वहां कई जांचें चल रही थीं। वास्तव में KSIR ने ट्रंप की टीम को खत्म करने की कोशिश की थी। अब एक नया ऐसा डरावना माहौल बन गया है। इन्हीं दिनों ईरान में युद्ध की शुरुआत में मारे गए सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को दफनाया गया। उसकी अंतिम यात्रा में भीड़ में मौजूद ईरानियों ने ट्रंप की मौत के नारे लगाए। शोक जुलूस के दौरान अमेरिका की मौत हो जैसे नारे लगाए गए। सड़कों पर एक बड़ा लाल बैनर लगाया गया जिस पर लिखा था, हम ट्रंप को मार देंगे। जब पूरी एक देश सरकारी अंतिम संस्कार में लक्ष्य का नाम जोर जोर से बोलता है तो किसी खास योजना के बारे में खुफिया जानकारी अब कल्पना जैसी नहीं लगती, या कम से कम वैसी नहीं दिखती। असली विश्लेषण के लिए ईमानदारी जरूरी है, और यहां एक और परत भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ अमेरिकी अधिकारी इजरायली रिपोर्ट और इजरायली खुफिया जानकारी को शक की नजर से देखते हैं, और इसकी वजह यह है। कुछ अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने यह अनुमान लगाया कि इजरायली रिपोर्ट ट्रंप के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, जब वो ये सोच रहे थे कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को बढ़ाया जाए या नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो एक धारणा है कि इजरायली खुफिया समुदाय ईरान की ओर से हत्या की साजिश की जानकारी देकर डोनाल्ड ट्रंप को और सख्त रुख अपनाने के लिए उकसा रहा है। 2 स्रोतों ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने खुद इन जानकारियों की जांच नहीं की थी और ना ही इस ईरानी साजिश पर इजरायली चेतावनी से पहले नजर रखी थी। एक स्रोत ने साफ तौर पर कहा, खुफिया समुदाय में कुछ लोग हमेशा इजरायली रिपोर्ट्स को लेकर संदेह रखते हैं और मौजूदा रिपोर्ट को आंशिक रूप से इजराइल की ओर से डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर सोच पर असर डालने की व्यापक कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है। यहां रिश्तों का संदर्भ भी अहम है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप की ईरान के साथ कूटनीति को लेकर शुरू से ही संदेह में थे और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों के कारण उनके साथ टकराव भी हुआ, जिससे बातचीत और जटिल हो गई। यानी नेतन्याहू के पास ट्रंप को प्रभावित करने का कारण और जरिया दोनों है। इसका मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई साजिश नहीं है। इसका मतलब है कि उसके आसपास एक दूसरी चाल भी चल रही है। और ईमानदार और निष्पक्ष रहने के लिए मुझे ये बात साफ तौर पर कहनी चाहिए जो मैंने अभी की। अब दिन की दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के आदान प्रदान के दौरान युद्ध दोबारा भड़क गया। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन और युद्ध विराम समाप्त हो गए हैं और 2 दौर की हवाई हमलों का आदेश दिया। और आज 10 जुलाई को उन्होंने अपनी सख्त शैली में सोशल नेटवर्क ट्रू सोशल पर इसे दोहराया। उद्धरण, इस्लामी गणराज्य ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया। हमने सहमति दी, पर अमेरिका ने साफ कर दिया कि युद्ध विराम खत्म हो गया। इस सबसे पहले क्या हुआ था? हर्मुज जलडमरू मध्य में अचानक तनाव बढ़ा था। ईरान ने एक साथ 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया था। अमेरिका ने लगभग 90 ठिकानों पर हमले करके जवाब दिया। ईरान ने बहरीन, कुवैत, यहां तक कि कतर और जॉर्डन में भी अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। अमेरिका हमले करता रहा और फिर जानबूझकर रुक रुक कर कार्रवाई करता रहा ताकि बेकाबू तनाव से बचा जा सके। फिर भी कूटनीति का मौका देने को उन्होंने लक्ष्यों की सूची दबाव के लिए रखी। अमेरिकी मीडिया के अनुसार USS अब्राहम लिंकन पर क्रू सदस्य लड़ाकू विमानों को हथियारों से लैस कर रहे थे और पायलट आदेश मिलने पर उड़ान का अभ्यास कर रहे थे। जहाज के कमांडर ने हजारों क्रू से संक्षेप में कहा, हालात गर्म हो रहे हैं। और यही सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि ट्रंप का बयान उस चीज से विरोधाभासी है जो पर्दे के पीछे हो रहा है। वो औपचारिक रूप से युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा कर रहा है,
जबकि अमेरिका बातचीत जारी रखने पर सहमत हुआ है। इसे कैसे समझा जाए? इसका जवाब यह है कि समझौते को बचाने के लिए मध्यस्थ बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं। कतर, पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय मध्यस्थ तनाव घटाने और परमाणु समझौते की बातचीत फिर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कतर के वार्ताकार हाल ही में तेहरान पहुंचे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में, ताकि संवाद को फिर से शुरू करने के लिए माहौल बनाया जा सके। मिस्र और कतर ने सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों से वार्ता की मेज पर लौटने की अपील की है। मतलब अमेरिकी खुद ही वार्ता प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने मध्यस्थों की तेहरान यात्राओं को मंजूरी देकर। यहीं इस तनाव की असली वजह सामने आती है, जो सब कुछ स्पष्ट कर देती है। मध्यस्थ देशों में से एक के एक सूत्र ने कहा, हाल ही में जलडमरू मध्य में हुई ईरानी हमले शायद ईरानी शासन के कट्टरपंथी तत्वों द्वारा शुरू किए गए थे, जो मेमोरेंडम के खिलाफ है और उसे विफल करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, युद्ध इसलिए नहीं भड़का क्योंकि तेहरान ने आधिकारिक तौर पर अपना मन बदल लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं जो खुद समझौते को नाकाम कर रही हैं। इसका मतलब है कि ईरानी व्यवस्था के भीतर सत्ता के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा है। और यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ईरान के वर्तमान नेता मादशद बाहमनी, याद दिला दूं, अपने पिता अली खामनी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। यही बड़ा सवाल है, क्या वो सच में जीवित हैं? और फिलहाल ईरान की असली सत्ता किसके पास है? इसी विषय पर आज मेरा एक अलग एपिसोड आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब करें। हम मादशद बाहमनी के कहां होने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें दिलचस्प जानकारियां हैं। तेहरान के अंदरूनी मतभेद ट्रंप के खिलाफ साजिश को भी समझाते हैं। हमले और हत्या की सूची एक ही कट्टरपंथी गुट का काम हो सकती है, जिसे शांति से कोई लाभ नहीं, फिर भी वे शांति में रह नहीं सकते। यानी ईरान की सत्ता का एक हिस्सा इसमें शामिल नहीं हो सकता, और वही अमेरिका से बातचीत की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि युद्ध विराम खत्म होने से एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने संकेत दिया था कि अगर ईरान भी वही करेगा तो वे मेमोरेंडम की शर्तें मानने को तैयार हैं। और आज ट्रंप का युद्ध विराम खत्म होने वाला बयान भी उनके सलाहकारों ने कुछ हद तक नरम करने की कोशिश की, ये जोड़ते हुए कि बातचीत जारी रखने की सहमति भी जाहिर की गई थी। यानी हमारे सामने ट्रंप की क्लासिक रणनीति है, ऊपर से बेहद सख्त बयानबाजी, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीति लगातार चलती रहती है। इसलिए युद्ध विराम का अंत वाली ये बात युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि ये एक तरह की बातचीत की रणनीति है और दबाव बनाने के लिए दिया गया बयान है, ताकि अपनी बात मनवाई जा सके। और यही सबसे अहम बात है। आखिर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले और हत्या की धमकियां देने के बावजूद बातचीत को पूरी तरह से तोड़ना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि बहुत कुछ दांव पर है। 17 जून के ज्ञापन से 60 दिन का युद्ध विराम बढ़ता है। रामुज जलडमरू मध्य खोलने, नाकाबंदी और प्रतिबंध हटाने का प्रावधान है। बदले में ईरान ने कभी परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता दी है। पक्ष अगस्त के मध्य तक एक पूर्ण परमाणु समझौता करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन इस समझौते की नींव खुद 3 कारणों से कमजोर है। पहला कारण है कि परमाणु मुद्दा हल नहीं हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को शक है कि कोई ठोस समझौता कभी पूरा हो भी पाएगा, क्योंकि कुछ अधिकारी नहीं मानते कि ईरान परमाणु रियायतें देने के लिए तैयार है। इस कहानी का एक और पहलू है। 4 महीने से ज्यादा की जंग और अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ के बाद, और ये सब अब तक हासिल ना हो सकी उन लक्ष्यों के लिए किया गया, जैसे कि ईरानी परमाणु सामग्री हासिल करना और ऐसा समझौता करना जिससे तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सके। डोनाल्ड ट्रंप अचानक कहते हैं कि ये सब तो जरूरी ही नहीं है। अब ध्यान दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध पहले ही सफल माना जा रहा है, क्योंकि ईरान पहले ही परमाणु हथियारों से मुक्त हो चुका है। यानी ऐसा लगता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जादुई तरीके से उसी पल फिर से पूरी तरह नष्ट माना जाने लगा, जब ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के समझौते की कोशिशें सच में विफल हो रही हैं। बुधवार को तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप ने बार बार यही तर्क दोहराया। जब पूछा गया कि क्या युद्ध गतिरोध में है, ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहले ही सफल हो चुका है। आगे मैं उनकी एक टिप्पणी बताऊंगा जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं वहां था, यानी ईरान में, सिर्फ एक वजह से, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। मैं इसे ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण कहता हूं, और ये हो गया।
उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। ईरानी परमाणु सामग्री अब इतनी गहराई में पहाड़ के नीचे है कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका कैमरों से परमाणु ठिकानों की निगरानी कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि वहां कोई ना पहुंचे। उनके पास परमाणु हथियार नहीं है और ना होंगे। लेकिन यहां एक तार्किक सवाल जरूर उठता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को सफलता मानते हैं कि परमाणु सामग्री जमीन के नीचे दफन है, तो फिर उन्होंने इस साल 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ा? क्योंकि परमाणु सामग्री तो जून 2025 में ही दफन कर दी गई थी। और अगर ट्रंप कहते हैं कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण इसी में है कि उन्होंने अपनी परमाणु सामग्री दफन कर दी, तो ये तो उन्होंने 1 साल से भी पहले कर दिया था। तो फिर अब युद्ध को दोबारा शुरू करने की क्या जरूरत थी? और दूसरी वजह है लेबनान। संघर्ष विराम वहां भी लागू हो, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है और एक मिसाइल से शांति खतरे में पड़ सकती है। और तीसरी वजह है नए सर्वोच्च नेता का व्यक्तित्व। मारे गए खामनेई मादशवा के बेटे अपने पिता के जनाजे में सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे, और अब ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात, देश का नेतृत्व कौन कर रहा है ये स्पष्ट नहीं है। अब आइए इस पूरे पहेली को जोड़ते हैं। 48 घंटों में दुनिया को एक साथ 2 सनसनीखेज संकेत मिले। इजरायली खुफिया के मुताबिक ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की ठोस योजना बना रहा है। भीड़ के बीच हम ट्रंप को मारेंगे के नारे और 6 साल पुरानी असली साजिशों की कहानी के बीच। दूसरा, ट्रंप युद्ध विराम खत्म घोषित करते हैं और दोनों पक्ष फिर हार्मुज जलडमरू मध्य में भिड़ते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफी जटिल और चिंताजनक है। ट्रंप के खिलाफ साजिश उतनी ही असली है जितनी उस शासन की नफरत असली है, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण अमेरिका की नीति को और सख्त करने के लिए इजराइल की चाल का हिस्सा हो सकता है। संघर्ष विराम का अंत कोई पूर्ण टूट नहीं, सिर्फ वार्ताकार की रणनीति है। कतर के लोग चुपचाप तेहरान जा रहे हैं और वॉशिंगटन ईरानियों से बातचीत जारी रखने पर सहमत है। और यहां सबसे खतरनाक बात यह है कि असली खतरा आधिकारिक नेताओं से नहीं, बल्कि ईरान के अंदर मौजूद उन कट्टरपंथी ताकतों से है जो हमलों से समझौता तोड़ती हैं और शायद हत्या की साजिश भी रच रही हैं, क्योंकि उनके लिए शांति हार के बराबर है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी डोनेशन लिंक या डिटेल्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और जरूर सब्सक्राइब करें। यही सब कुछ था। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।